आमतौर पर ना जब भी किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है तो एक बड़ा क्लियर एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का। हाँ, बिल्कुल सटीक होने का। राइट। एकदम सटीक। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूटी है तो एक्सरे रिपोर्ट आती है और उस काली फिल्म पर एक सफेद टेढ़ी मेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस इशारा करता है कि यहाँ दिक्कत है और इसको ऐसे ठीक करना है। एग्जैक्टली टूटा है या नहीं टूटा, रिजल्ट एकदम बाइनरी होता है, यस या नो। और इस बाइनरी क्लैरिटी में ना एक तरह का सुकून होता है इंसानी दिमाग के लिए। हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हमें चीजें साफ दिखना, उनको अलग अलग बॉक्सेस या कैटेगरीज में बांटना बड़ा पसंद है। एक क्लियर यस या नो मिल जाए तो एंग्जाइटी काफी कम हो जाती है। सही बात है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एजुकेशन और इन बोर्ड एग्जाम्स की दुनिया में कदम रखते हैं। वहाँ अचानक लगता है जैसे वो साफ रिजल्ट देने वाली एक्सरे मशीन ही पूरी तरह से खराब हो गई है। क्योंकि अब वो ब्लैक एंड व्हाइट रहा नहीं। बिल्कुल नहीं रहा। हम जिस एजुकेशन लैंडस्केप को अब देख रहे हैं ना, खास करके आने वाले कुछ सालों में, वो पहले जैसा क्लियर बिल्कुल नहीं है। एक समय था जब मार्कशीट आती थी और सब कुछ बता देती थी, पर अब इवैल्यूएशन का ये पूरा सिस्टम मतलब एक पूरे नए फेज में जा रहा है। एक तरह से मैं कहूंगा कि ये टेस्टिंग और एजुकेशन का सबसे बड़ा शिफ्ट है जो हमने पिछले कई दशकों में देखा है। हम लिटरली एक ऐसी सदी से बाहर निकल रहे हैं जहां बच्चों को एक फैक्ट्री मॉडल की तरह टेस्ट किया जाता था। हाँ, रट्टा मारो और पास हो जाओ। वही। और अब हम एक ऐसे मॉडल में जा रहे हैं जहां एक्चुअली उनके सोचने ने तरीके का आकलन होगा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं 2026 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई, यूपी बोर्ड और हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं में आने वाले उन बड़े बदलावों के बारे में जो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाले हैं। और हमारे पास इस चर्चा के लिए काफी सॉलिड सोर्सेज हैं आज। हाँ, हमारे स्टैक में सीबीएसई के नए ड्राफ्ट स्कीम्स हैं, उनके बिल्कुल फ्रेश सैंपल पेपर्स हैं और शिक्षा.com का हाल ही में हुआ क्लास 12 इंग्लिश पेपर का एक डिटेल्ड एनालिसिस भी है। इसके अलावा यूपी बोर्ड्स की नई गाइडलाइंस और हरियाणा बोर्ड की एक बेहद दिलचस्प कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हैंडबुक भी है हमारे पास। राइट। और इन सभी सोर्सेज को एक साथ रखकर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अलग अलग बोर्ड्स एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं तो मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। नहीं, ये एक नेशनल शिफ्ट है। इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन बदलावों को सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, हम इन सभी नई पॉलिसीज को ना फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझें। ये रोट लर्निंग वाली एजुकेशन से लेकर समझ आधारित यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन तक का सफर कैसा होने वाला है, और हर उस इंसान के लिए, चाहे वो पेरेंट हो, स्टूडेंट हो या कोई एजुकेशन प्रोफेशनल हो, इसका असल जिंदगी में मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से जो शायद एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े स्टूडेंट्स को थोड़ा सुकून देगा। उनका पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। हाँ, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सालों से जो एक वन एग्जाम वन चांस वाली मानसिकता थी जिसमें बच्चों की जान निकल जाती थी, वो अब ऑफिशियली खत्म हो रही है। अगर हम सीबीएसई की नई ड्राफ्ट स्कीम को देखें तो क्लास 10 के लिए एग्जाम्स को अब 2 फेजेस में बांट दिया गया है। 2 फेजेस में? हाँ, एक फेज आपका सर्दियों के आखिर में होगा, लगभग फरवरी 17 से मार्च 6 के आसपास। ओह वाओ। और दूसरा फेज गर्मियों में आएगा, मई 5 से मई 20 के बीच। और इन सब में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट है, हाँ। वो ये कि इन दोनों में से जिसमें भी स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आएंगे यानी बेस्ट स्कोर, वही फाइनल माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सुनकर तो तुरंत किसी वीडियो गेम का ध्यान आता है ना, जैसे प्लेयर को एक चेक पॉइंट या एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है जी। अगर एक लेवल में आउट हो गए तो भाई गेम ओवर नहीं है, सब कुछ जीरो से शुरू नहीं करना, आप वहीं से वापस कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। लेकिन इस सिस्टम में थोड़े लॉजिस्टिकल रूल्स भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे पहले एग्जाम के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी भरना सितंबर तक कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा। और एक और छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है कि दोनों एग्जाम्स के लिए सेंटर सेम ही रहेगा। वही मैं सोच रही थी कि 2 बार नए सेंटर्स पर जाना तो काफी मुश्किल होगा, पर सेम सेंटर वाली बात वैसे छोटी लगती है पर साइकोलॉजिकल लेवल पर बड़ी है। बहुत बड़ी है। जब एक स्टूडेंट किसी नए स्कूल में जाता है, नई डेस्क, नए इन्विजिलेटर को देखता है, तो आधी एनर्जी तो उस नए माहौल की एंजाइटी में ही चली जाती है। सही बात है। सेम सेंटर रखने से वो एक फेमिलियर एनवायरनमेंट मिलता है, उससे परफॉर्मेंस प्रेशर काफी कम होता है। और एक और सेफ्टी नेट है इसमें। वो क्या? अगर कोई स्टूडेंट पहले एग्जाम में 1 से लेकर 5 सब्जेक्ट्स तक में फेल हो जाता है तो उसके आगे का रास्ता बंद नहीं होता।
उसे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और वो कॉन्फिडेंटली दूसरा एग्जाम दे सकता है। यहाँ तक कि क्लास 11 में प्रोविजनल एडमिशन भी मिल जाएगा उसे। अरे वाह, प्रोविजनल एडमिशन भी! ये तो काफी बड़ा रिलीफ है। और देखिए, ये सिर्फ नेशनल बोर्ड्स की बात नहीं है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि यूपी बोर्ड ने भी क्लास 10 के लिए अपना एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से रीडिजाइन कर दिया है। हाँ, यूपी बोर्ड की गाइडलाइंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। उनका पेपर अब 3 घंटे 15 मिनट का होगा और इसे 2 डिस्टिंक्ट हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए और पार्ट बी, राइट? एग्जैक्टली। पार्ट ए में आपके 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज होंगे, जिनके जवाब ओएमआर शीट पर देने होंगे। और यहाँ उन्होंने एक बहुत सख्त नियम लगाया है। व्हाइटनर वाला? हाँ, सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है और व्हाइटनर या इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। और फिर आता है पार्ट बी, जिसमें 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये यूपी बोर्ड का जो ओएमआर और डिस्क्रिप्टिव का मिक्स है ना, ये मुझे एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा लग रहा है। वो कैसे? मतलब एक तरफ ओएमआर शीट उन्हें कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट या जेईई के लिए तैयार कर रही है, जहां ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी चाहिए, और दूसरी तरफ व्हाइटनर या इरेजर बैन करने का लॉजिक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओएमआर मशीन्स टेम्पर्ड शीट्स को ठीक से रीड नहीं कर पाती। और पिछले दशकों में चीटिंग के जो तरीके थे ना, जैसे बाद में आंसर्स चेंज कर देना, ये उसको पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। हाँ, और पार्ट बी उनकी लंबे आंसर्स लिखने की स्किल्स को बचा कर रखता है। पर यहाँ मेरे दिमाग में ना एक बड़ा ऑब्वियस सवाल आ रहा है। बोलिए। एक बाहरी नजरिए से देखिए, ये जो 2 एग्जाम्स देने का नया सिस्टम सीबीएसई ला रहा है, क्या इससे स्टूडेंट्स पर साल भर लगातार पढ़ाई करने का और एग्जाम्स की एंजाइटी का डबल प्रेशर नहीं आएगा? डबल प्रेशर कैसे? देखिए, पहले साल में एक बार मार्च में टेंशन होती थी, अब फरवरी में भी आग लगेगी और मई में भी टेंशन होगी। क्या हम अनजाने में एक साल भर चलने वाला एंजाइटी फेस्टिवल तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं? ये सोचना बहुत स्वाभाविक है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसे एजुकेशन साइकोलॉजी के नजरिए से देखें, तो इसका मकसद उस पीक प्रेशर को डिवाइड करना और एक्चुअल में कम करना है। ओके, पर कैसे? एक आम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही ना, कि अगर उस एक एग्जाम वाले दिन, उस 3 घंटे के अंदर उसकी तबीयत खराब हो गई या वो अचानक पैनिक कर गया और ब्लैकआउट हो गया, तो पूरे साल की मेहनत पानी में। राइट, वो डर तो हमेशा रहता है। ये जो 2 फेज सिस्टम है, ये उस कैटास्ट्रोफिक डर को खत्म करता है। ये एक सेफ्टी नेट बन जाता है। अगर एक दिन बुरा चला भी गया ना, तो आसमान नहीं टूटेगा, करियर खत्म नहीं हो रहा। लर्निंग की तरफ, जहां फोकस इस बात पर नहीं है कि ओ नो मैं गलती कर दूंगा, बल्कि इस पर है कि मैं अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं। तो एक तरह से बोर्ड्स ने बच्चों के दिमाग से वो डू और डाई वाली तलवार तो हटा दी। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, शायद इस डर को हटाने की जरूरत इसलिए भी पड़ी होगी क्योंकि अब पेपर के अंदर जो सवाल आने वाले हैं, वो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बुरी तरह बाहर फेंकने वाले हैं। आप कॉम्पिटेंसी वाले शिफ्ट की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। हम डॉक्यूमेंट, हर गाइडलाइन में ये एक शब्द बार बार गूंज रहा है, कॉम्पिटेंसी। सच कहूं तो एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ एक और सरकारी पॉलिसी का भारी भरकम बज़वर्ड लगता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आखिर है क्या? मुझे और सुनने वालों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताओ, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा, आगे का पूरा डिस्कशन बेमानी है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इस एक शब्द के पीछे पूरी की पूरी कॉग्निटिव साइंस बदली हुई है। टेक्निकली देखें तो सीबीएसई ने हर सब्जेक्ट के लिए एक नया 50-20-30 रूल लागू किया है। ये 50-20-30 रूल क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब पेपर का 50% हिस्सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का होगा, जैसे केस स्टडीज, असर्शन रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर 20% होंगे आपके सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और बाकी बचे 30% में ट्रेडिशनल शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आएंगे। और पास होने के लिए वही पुराना 33% चाहिए। हाँ, पासिंग क्राइटेरिया वही 33% है, लेकिन ये जो 50% नया हिस्सा है ना, ये वो टिपिंग पॉइंट है जहां रट्टा मारने वाला स्टूडेंट अब इजीली निकल नहीं पाएगा। और इसको समझने के लिए हमारे सोर्स स्टैक में से हरियाणा बोर्ड की कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट हैंडबुक का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने उसमें एक इतनी शानदार एनालॉजी दी है। वो केक रेसिपी वाली? हाँ, उन्होंने उस हैंडबुक में रोट लर्निंग यानी रट्टे को किसी केक की रेसिपी याद करने जैसा बताया है। एक ऐसी रेसिपी जिसका मतलब या उसके पीछे की साइंस आपको बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने इंग्रेडिएंट्स और ओवन का टेम्परेचर एकदम लाइन बाय लाइन रट लिया, वो शौक से केक बना भी लेगा। पर अगर किसी ने अचानक आकर कह दिया कि सुनो, आज केक में मीठा थोड़ा कम रखना है, तो वो इंसान वहीं पूरी तरह घबरा जाएगा, क्योंकि उसको बेसिक केमिस्ट्री ही नहीं पता। वही तो,
उसे नहीं पता कि चीनी कम करने से केक के टेक्सचर पर, उसकी सॉफ्टनेस पर क्या असर पड़ेगा। वो फंस जाएगा। और ये एनालॉजी बहुत साफ दिखाती है कि इन्फॉर्मेशन को सिर्फ दिमाग में होल्ड करना और उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके यूज करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस हैंडबुक में कुछ बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैथ और साइंस के। जैसे वो मैथ वाला एग्जाम्पल था, कैसा था वो? देखिए, एक नॉर्मल रोट लर्निंग वाला मैथ्स का सवाल कैसा होता है। आपसे पूछ लेंगे कि 5 का 44% कैलकुलेट कीजिए। अब ये सिर्फ एक एल्गोरिथम है, आपको फॉर्मूला पता है तो आप वैल्यू डालकर सॉल्व कर लेंगे। पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल कैसा होगा? हाँ, बताओ। सवाल होगा, विवेक की 10% आमदनी अजहर की 30% आमदनी के बराबर है। इस सिचुएशन से उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में आप क्या लॉजिक निकालते हैं? ओह वाओ, ये तो सच में अलग है ना? यहां आपसे सीधा परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करने को नहीं कह रहे। यहां रिलेटिव वैल्यू और लॉजिक को समझने की क्षमता टेस्ट हो रही है। सही में। और साइंस सेक्शन का भी एक एग्जाम्पल था जो मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे रेलेवेंट लगा। पहले एग्जाम में सीधा पूछते थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और हजारों बच्चे टेक्स्ट बुक की पूरी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड छापाते थे। बिल्कुल फुल मार्क्स मिल जाते थे। अब वही सवाल एक नए रूप में आएगा। पेपर में 3 या 4 अलग अलग डायग्राम्स बने होंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी इमेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को असल में सही डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। यानी अगर आपने लॉ के पीछे की रियल ज्योमेट्री को नहीं समझाए तो चाहे आप 1000 बार वो डेफिनेशन रटें, आपको वो 1 नंबर नहीं मिलेगा। इन सब में एक बहुत इंटरेस्टिंग लेयर और है। ये नए सवाल डिलिबरेटली ना बच्चों के कॉमन मिसकंसेप्शंस को टारगेट करते हैं। जैसे उस हैंडबुक में एक पानी की बोतल और बर्फ वाला सवाल था। हाँ, वो आइस क्यूब वाला केस। राइट। सवाल ये था कि एक पानी की ग्लास बॉटल है और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब वो बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो बॉटल में पानी का लेवल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा या बिल्कुल वहीं रहेगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका पहला इंट्यूशन क्या कहता है? अगर मैं बिना ज्यादा सोचे जवाब दूं तो अक्सर दिमाग में यही आता है कि भाई बर्फ पिघलकर एक्स्ट्रा पानी बनेगी तो डेफिनेटली वाटर लेवल बढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन इंट्यूशन है। और यही आम इंट्यूशन लगभग आधे 15 साल के बच्चे एग्जाम हॉल में लगाते हैं। उन्हें लगता है कि सॉलिड्स हमेशा लिक्विड से कम जगह घेरते हैं। तो सही जवाब क्या है फिर? सच्चाई यह है कि बर्फ का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो पानी से थोड़े अलग बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से बर्फ की डेंसिटी एक्चुअली पानी से कम होती है। अच्छा। इसीलिए बर्फ तैरती है, और जब वो पिघलती है ना तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और पानी का लेवल एक्चुअली थोड़ा नीचे आता है। ओह, देखा, ये सच में ट्रिक क्वेश्चन जैसा लगता है पर इसके पीछे प्योर साइंस है। ये नए चेक्स एंड बैलेंसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि ठीक से पता चले कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट्स को अंदर तक समझा है या सिर्फ टेक्स्ट बुक को आंखों से स्कैन करके दिमाग में प्रिंट कर लिया है। बिल्कुल। पर थ्योरी और नियम तो काफी क्लियर हो गए हमें। चलिए अब सीधा मैदान जंग का हाल देखते हैं। ये सारी बड़ी बड़ी बातें एक्चुअल बोर्ड पेपर्स में दिखती कैसी हैं? सही सवाल है, क्या पेपर सच में इतने मुश्किल हो गए हैं कि उन्हें क्लियर करना नामुमकिन सा हो जाए? हमारे पास आज इसका रियल वर्ल्ड एविडेंस मौजूद है। शिक्षा.com ने 12 मार्च 2026 को हुए CBSE क्लास 12 इंग्लिश पेपर का एक बहुत डीप एनालिसिस पब्लिश किया है। और उनका क्या मानना है उस पेपर के बारे में? उनके हिसाब से ये पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था। 80 मार्क्स का पूरा पेपर था, जिसमें रीडिंग सेक्शन 22 मार्क्स का, क्रिएटिव राइटिंग 18 मार्क्स का और लिटरेचर 40 मार्क्स का था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 55 से 65 मार्क्स लाना एक बहुत सॉलिड अटेम्प्ट माना जाएगा इसमें। पर सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने राइटिंग सेक्शन को इजी बताया जबकि लिटरेचर सेक्शन को मॉडरेट कहा। मुझे अजीब लगा क्योंकि लिटरेचर तो हमेशा आसान माना जाता था, स्टोरी पढ़ो और आंसर लिखो। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, लिटरेचर सेक्शन का वो मॉडरेट हो जाना ही इस नई कॉम्पिटेंसी शिफ्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है। पहले इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट होते थे, जैसे कि कैरेक्टर का नाम क्या था या चैप्टर की समरी लिख दो। एग्जैक्टली। लेकिन अब लिटरेचर में क्वेश्चंस एनालिटिकल और थोड़े फिलोसॉफिकल हो गए हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि कैरेक्टर के किसी एक छोटे से अजीब डिसीजन से उस जमाने की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में क्या पता चलता है। ओह, मतलब उन्हें लाइंस के बीच में पढ़ना है। हाँ, जिसे हम लिटरेरी टर्म्स में सिंथेसिस कहते हैं। इसमें बच्चे को स्टोरी के बाहर जाके सोचना पड़ता है, इसलिए वो सेक्शन अचानक बच्चों को लंबा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। और इस एनालिसिस का सबसे मज़ेदार हिस्सा तब सामने आता है जब हम CBSE क्लास 10 मैथ स्टैंडर्ड पेपर देखते हैं।
जिसका सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था। वो कोड 041 वाला पेपर। हाँ वही। मैंने जब उसके क्वेश्चंस देखे ना तो कसम से ऐसा लगा जैसे मैं मैथ्स का कोई पुराना पेपर नहीं बल्कि किसी डिटेक्टिव नॉवल का प्लॉट पढ़ रही हूँ जहाँ मुझे अलग अलग केस फाइल सॉल्व करनी है। वो केस स्टडीज काफी इंटेंस हैं इस बार। बहुत। इस 80 मार्क्स के पेपर में 38 क्वेश्चंस हैं टोटल और इनमें रियल लाइफ केस स्टडीज लिटरली भर भर के दी गई हैं। जैसे एक सवाल में उन्होंने सीधा ज्योमेट्री का ट्रायंगल या सर्कल नहीं बनाया, उन्होंने ओलंपिक रिंग्स का स्ट्रक्चर दे दिया पेपर में। और पूछा क्या उसमें? उन्होंने बताया कि हर रिंग का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और जहां 2 रिंग्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां उनके बीच की कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर की है। और अब बच्चों को उस ओवरलैपिंग इंटरसेक्टिंग एरिया का मेजरमेंट निकालना है। अगर हम इसको क्लोजली एनालाइज करें तो यहाँ पेपर सेट करने वाला सिर्फ सर्कल का एरिया का फॉर्मूला टेस्ट नहीं कर रहा है। राइट। यहाँ बच्चे की स्पेशल रीजनिंग टेस्ट हो रही है। राइट। उस बच्चे को पहले उस शेप को अपने दिमाग में या पेपर पर विजुलाइज करना होगा, तब वो सॉल्व होगा। राइट। और आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी का एक और केस स्टडी तो इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल था। सवाल ये था कि विधि और उन्नति कॉइन टॉस का एक गेम खेल रही हैं। ओके। विधि की शर्त यह है कि उसे गेम जीतने के लिए लगातार 2 हेड्स चाहिए, जबकि उन्नति की कंडीशन यह है कि उसको पहले हेड और फिर तुरंत टेल चाहिए। अब बताओ किसके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली ज्यादा हैं? ये तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट प्रोबेबिलिटी को एक रियल वर्ल्ड आपसी डिस्प्यूट में बदल दिया। बिल्कुल। पर मेरा पर्सनल फेवरेट तो वो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था जो एग्जाम हॉल में बैठे बच्चों को सीधा दिल्ली के इंडिया गेट के सामने ले गया। इंडिया गेट वाला सवाल कैसा था? सवाल में प्रॉपर पिक्चर और सेटिंग दी गई है कि भाई श्रेया नाम की एक लड़की है जिसकी खुद की हाइट 1 मीटर है। वो एग्जैक्टली 42 मीटर लंबे इंडिया गेट से कुछ 41 मीटर की दूरी पर खड़ी है। अब निकालो उसकी आंख से इंडिया गेट के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। वहां सच में दिमाग में खड़े होकर एंगल्स नापने पड़ रहे हैं। ये कोई सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करने वाला बोरिंग सम नहीं है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया जा रहा है ना सवालों के आसपास, ये बेवजह नहीं है। ये इसलिए है ताकि बच्चों के अंदर से उन एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स का डर हमेशा के लिए निकाला जा सके। मतलब सब्जेक्ट को रिलेटेबल बनाना। हाँ, जब कोई स्टूडेंट ये देखता है कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट सिर्फ क्लास की ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका सच में किसी मॉन्यूमेंट की ऊंचाई नापने में या कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर में इस्तेमाल हो सकता है, तो वो सब्जेक्ट उसे बराया नहीं लगता। सही कहा। ये पूरा तरीका आने वाली जनरेशन का दिमाग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वायर कर रहा है, क्योंकि असली जिंदगी में वेरिएबल्स ऐसे साफ साफ प्लेट पर रखकर नहीं दिए होते, आपको उन्हें ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। पर अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। इन सब नए डिटेक्टिव स्टाइल पेपर्स, केस स्टडीज और इस लेवल की कंसेप्चुअल डिमांड्स के साथ आखिर एक आम स्टूडेंट अपनी तैयारी करे तो करे कैसे? पुरानी रटने वाली गाइड बुक्स तो अब किसी काम की रही नहीं। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इन एग्जाम्स को सर्वाइव करने और एक्सेल करने की ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इस पर यूनिकस एकेडमी ने कुछ बहुत ही क्लियर टिप्स शेयर किए हैं, और उनमें से सबसे पहला और बड़ा नियम, जो काफी स्ट्रिक्ट भी लग सकता है लोगों को, वो ये है कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करना अब बेहद जरूरी है। अगर नहीं की तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम्स देने के लायक ही नहीं समझा जाएगा, उसे एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। पर इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों अचानक? देखिए, ये 75% अटेंडेंस का नियम सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने या बच्चे को यूनिफॉर्म में स्कूल लाने के लिए नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन प्योरली एकेडमिक है। अब लर्निंग सिर्फ टेक्स्ट बुक के पन्नों के अंदर तो बंद है नहीं। वही जो आप कह रहे थे, लाइंस के बीच में पढ़ना है। हाँ, और वो कैसे आएगा? क्लास के दौरान जो डिस्कशंस होते हैं, टीचर जब किसी कॉन्सेप्ट पर डिबेट करवाता है, या जब बच्चे ग्रुप में मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वही सारी चीजें इन नए कॉम्पिटेंसी सवालों को सॉल्व करने का बेस बनती हैं। समझ गई। और हरियाणा बोर्ड ने भी अपनी हैंडबुक में इसी से मिलती जुलती बात को अंडरलाइन किया है। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग की आदत डालनी ही पड़ेगी। पैसिव रीडिंग, यानी सिर्फ किताब खोलकर चुपचाप घंटों बैठे रहने से अब कुछ नहीं उखड़ने वाला। तो फिर करना क्या है? उनका कहना है कि हर पैराग्राफ के बाद बच्चों को खुद से व्हाई और हाउ, क्यों और कैसे वाले सवाल पूछने पड़ेंगे। और इस हैंडबुक ने एक और बहुत ही एक्शनेबल टेक्निक सिखाई है, जिसे उन्होंने एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स मेथड का नाम दिया है। अच्छा, वो सिखाने वाला मेथड। टॉपिक आज पढ़ा है,
उसे जाइए और किसी दोस्त को सिखाइए, या किसी ऐसे फैमिली मेंबर को समझाइए जिसे उस विषय की ABCD भी ना आती हो। अगर आप उन्हें आसान भाषा में बिना भारी भरकम जार्गन यूज किए नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसका सफेद मतलब यही है कि आपने खुद उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है, बस किताब की लाइंस याद कर लिए हैं। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ पर एक काफी प्रैक्टिकल दिक्कत आती है मेरे हिसाब से। क्या दिक्कत? मैं सोच ही रही थी कि ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। दिक्कत ये है कि अगर हर कोई ग्रुप स्टडी में लग जाएगा या दूसरों को समझाने के लिए पूरे घर में दोस्त या बेचारे रिश्तेदारों को ढूंढता फिरेगा, तो डीप फोकस वाली सेल्फ स्टडी का क्या होगा? ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना जो नेचुरली इंट्रोवर्ट्स हैं। हाँ, जिन्हें अकेले शांति में पढ़ना पसंद है। बिल्कुल। तो क्या ये कम्युनिकेशन और ग्रुप हैवी सिस्टम उन शांत बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर देगा? ये वाकई एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने, क्योंकि एजुकेशन का पूरा सिस्टम अचानक किसी एक पर्सनैलिटी टाइप के लिए तो बायस नहीं हो सकता। पर मैं कहूंगी कि सच्चाई ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इंट्रोवर्ट्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो कैसे? देखिए, वो जो एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स वाली टेक्निक है ना, जिसे एकेडमिक सर्कल्स में फाइनमैन टेक्निक भी कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको किसी भारी भीड़ या एक्चुअली किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। इसे अकेले अपने कमरे में भी बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। खुद को ही समझाकर? हाँ, एक स्टूडेंट खुद को ही कॉन्सेप्ट समझाते हुए अपने फ़ोन पर अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है और बाद में उसे सुनकर खुद एनालाइज कर सकता है कि यार, यहाँ पर मैं अटका, यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। एक और तरीका है मेंटल मैपिंग, जिसमें ड्रॉ करते हैं। राइट। किताब बंद कीजिए, एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उस कॉन्सेप्ट को ड्रॉ कीजिए। देखिए कि क्या आप एक पॉइंट को दूसरे से लॉजिकली कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। इन मेथड्स में किसी बच्चे की इंट्रोवर्ट वाली स्टडी स्टाइल बिल्कुल नहीं बदलती, बस फर्क इतना आता है कि उनका दिमाग अब इंफॉर्मेशन को सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहा, बल्कि उसे प्रोसेस और प्रोड्यूस करने का मुश्किल काम शुरू कर रहा है। सही बात है। तो आज इस डीप डाइव में हमने एजुकेशन के इस मैसिव और ज़रूरी शिफ्ट को काफ़ी अलग अलग एंगल से डिटेल में देखा। अगर मुझे इस पूरी चर्चा के कुछ की टेकअवेज निकालने हों, तो मेरे हिसाब से एक बात तो बिल्कुल साफ है। वो क्या? यही कि 2026 के एग्जाम्स और उसके आगे आने वाला पूरा का पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम अब किसी भी स्टूडेंट की मेमोरी ड्राइव का टेस्ट नहीं रहा, अभी आपके क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेसर का टेस्ट है। मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ। अगर कॉन्सेप्ट्स की गहराई को समझे बिना सिर्फ पुराने सालों के फॉर्मूलाज और आंसर्स याद करके कोई अब एग्जाम हॉल में कदम रखेगा, तो वो इन रियल लाइफ के स्टडीज में बुरी तरह फंसने वाला है। और सुनने वालों के लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि इस बदलाव को लेकर किसी भी तरह के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन बोर्ड्स ने ये कदम किसी को फेल करने के इरादे से नहीं उठाए, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए उठाए हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जो असली लाइफ है वो एग्जाम हॉल के बाहर आपको 4 ऑप्शंस वाले आसान एमसीक्यूज नहीं देती, जहां कोई एक आंसर हमेशा सही हो। लाइफ आपको कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज देती है, अनप्रेडिक्टेबल और अजीब प्रॉब्लम्स देती हैं, जिन्हें आपको खुद एनालाइज करके सॉल्व करना होता है। ये जो नया सिस्टम है ना, ये स्टूडेंट्स को उसी असली दुनिया में सर्वाइव करने के लिए जरूरी मेंटल टूल्स दे रहा है। एग्जैक्ट, यही पॉइंट उस पूरी नई पॉलिसी की जान है। पर इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए और इस डीपली लॉजिकल बोर्ड एग्जाम्स को एनालाइज करते हुए मेरे दिमाग में ना अभी एक आखिरी थोड़ा प्रोवोकेटिव सा ख्याल आ रहा है। अच्छा, कैसा ख्याल? हम लोग पिछले काफ़ी देर से इन लिखित बोर्ड एग्जाम्स को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड बनाने की बात कर रहे हैं। पर अगर हम आज के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को ध्यान से देखें, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने को देखें, जहां पर हर मुश्किल फॉर्मूला, हर छोटा बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट और हर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बस हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन पर सिर्फ एक आवाज़ लगाने की दूरी पर है। हाँ, ये तो है। इन्फॉर्मेशन अब स्केर्स नहीं है। वही ना, जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखना अब लिटरली इंसानों का प्राइमरी काम बचा ही नहीं है, तो क्या आने वाले 10 या शायद 20 सालों में किसी हॉल में बैठकर पेपर और पेन वाले इन एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह से ऑब्सोलीट यानी खत्म हो जाएगा? ये तो काफी बड़ा सवाल है ना? हाँ। क्या हम किसी ऐसे दौर की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बनाए गए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स या उनकी डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ही ऑब्जर्व करके उनका आकलन होगा? और क्या इन सरकारी बोर्ड सेंटर्स पर जाकर यूनिफॉर्म पहनकर 3 घंटे लिखने का सिस्टम ही इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सिमट जाएगा? ये सच में एक बेहद गहरा और पूरे एजुकेशन पैराडाइम को बदलाव लाने वाला सवाल है। शायद 2026 के ये जो नए रूल्स आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी का ये जो पहला फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, ये उसी लंबे और बड़े सफर का बस एक छोटा सा पहला कदम हो। ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
इस सोच विचार करने वाले सवाल और इस पूरे शिफ्टिंग लैंडस्केप के चिंतन के साथ ही हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही नई पॉलिसीज और उनके पीछे छुपे असली कारणों को डीपली एक्सप्लोर करते रहना और हर नई चीज पर क्यों और कैसे के सवाल उठाना बहुत जरूरी है। तभी हम एक बेहतर और सोचने समझने वाली सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जल्दी ही फिर किसी नए और दिलचस्प टॉपिक की तह तक जाएंगे। अलविदा।